माय नेम इज़ फैसल याद और पाकिस्तान अफेयर के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान और डिफरेंट जो सोशल इवल्स हैं उनको किस तरह काउंटर किया जा सकता है। सबसे पहले हमें अगर इकॉनमी की बेसिक्स को देखते हैं तो उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझते या उसके बगैर इकॉनमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें इकॉनमी के एसेट समझ नहीं आती। कुछ की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम मूव करेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी के मॉडल्स क्या रहे हैं और अभी इवल्स क्या हैं। देन जो हमारा लास्ट पार्ट होगा लेक्चर का उसमें हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड होती है जिसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की हम डेमोग्राफिक पैराडाइम्स को देखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, देन उसके बाद एग्रीकल्चर भी है, मतलब ऑल द स्टफ जो कि हम लैंड से एक्वायर करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास लेबर होती है कि वो जो वर्कर्स हो काम कर रहे होते हैं उस स्पेसिफिकली उस एरिया ऑफ लैंड पे, उसको हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कैपिटल, कि वो मनी किस तरह यूज हो रही है, कौन सी मशीन्स यूज हो रही हैं, कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं। तो ये सारे मिल के आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। अब आज के दौर में अब मॉडर्न जो एक फिनोमिना है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अपना जो एक सेल्फ बिजनेस है, कि आप सेल्फ बिजनेस एक इस्टेब्लिश करते हैं, वो भी आपका इकोनॉमी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें आता है। उसके बाद हम इकोनॉमी को तीन लेवल्स पे पढ़ते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आपके पास नीड्स, देन उसके बाद वांट्स, देन उसके बाद डिमांड्स। कि नीड्स क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों की फिजिकल नीड्स हैं जिनमें फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, सेफ्टी है, वाटर है। देन उसके बाद कुछ सोशल नीड्स हैं कि वहाँ पे आपने सोसाइटी में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देनी है। और जैसे अब आपके पास कोई फ्लड आ गया, क्लेमिटी आ गया, वो जो सॉर्ट ऑफ एक रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं नीड। अब वांट क्या होती है आपके पास कि किसी कस्टमर को चाहिए तो होती है, उसकी विश तो होती है, लेकिन उसके बगैर वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन जो नीड है वो क्या है आपके पास, एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। कि यानी एक क्या है कि हम ये चाहते हैं हमारे साथ हो, नीड है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। ठीक है। फिर उसके बाद आपके मार्केट का जो इकोनॉमी को समझने के लिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिमांड। कि आपकी जो एक मार्केट है उसमें एक चीज की डिमांड कितनी है, कि उसकी बाइंग डिमांड कितनी है और आपके पास सेलिंग डिमांड कितनी है। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनमें आपके पास कुछ होती हैं सर्विसेज एंड गुड्स, और कुछ आपके पास जिन पे काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूजफुल, स्कार्स एंड ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर हो सकती हैं। अब इसको मजीद दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सर्विसेज, कि वो वर्क जो परफॉर्म किया जाता है बाय समवन और उस वर्क के इवज उसको पैसे दिए जाते हैं। जैसे होम रिपेयर है आपके पास, जैसे कंसर्ट्स हैं, जैसे हेयर कट है, कोई भी और, जैसे डॉक्टर है, जैसे टीचर है। यानी जो आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इवज आपको जो पैसे मिल रहे हैं उससे हम एक इकोनॉमिक सर्विसेज में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ आपके पास गुड्स होती हैं जिनमें एक एक कंज्यूमर गुड होती है और एक आपके पास क्या होती है, कैपिटल गुड होती है। अब जो गुड्स फाइनली यूज होती हैं बाय द इंडिविजुअल्स, जैसे खाना है, जैसे पीना है, ये ऐसे चीजें जो आपके पास फर्नीचर है, या मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका होता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड। देन ऐसी गुड्स जो आपके पास यूज की जाती हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जैसे आपने एक शूज बनाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसे हम कहेंगे कैपिटल गुड्स के, यानी आपके पास वो कैपिटल बना पड़ा हुआ है उससे आप बनाएंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है आपके पास माइक्रो। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल
कि पूरी नेशन का जीडीपी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, ग्रोथ कितनी है। यानी हर साल आप देखते हैं जी पर कैपिटा इनकम कितनी है, देन उसके बाद गवर्नमेंट की सेविंग कितनी है। यानी ऑन अ लार्जर स्केल हम जो आपके पास ओवरऑल किसी मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद उसका लोअर लेवल आ जाता है कि कंज्यूमर्स की चॉइसेस क्या है, वो डिसीजन किस तरह हो रहा है, वर्कर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक एज इंडिविजुअल के तौर पे जो हमारी नीड्स होती हैं उनको देखने के जो पैराडाइम्स हैं, यानी यहाँ पे जो कोर्स ऑफ स्टडी होता है या जो फोकल पॉइंट होता है वो आपके पास इंडिविजुअल होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक में आपके पास स्टेट होती है। दो तरह से हम इकोनॉमी को देख सकते हैं, दो तरह के मॉडल इस टाइम पे दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, द अदर वन इज कमांड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेसेस वो सारे के सारे उसमें मेजर स्टेक होल्डर होते हैं। यानी ये आपके पास गवर्नमेंट है, ये इंडिविजुअल या प्राइवेट मार्केट स्पेस है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल एज अ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे होता है, उसके पास अपने कोई इख्तियार नहीं होते कि वो इंटरफेयर कर सके। यानी सारे की सारी जो सप्लाई एंड डिमांड है, या जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है, या जो आपके पास एक सिस्टम की बेसिस हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल गुड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारा के सारा ऑल एंड ऑल इसमें गवर्नमेंट की नो इंटरफेरेंस होती है। इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कमांड इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। जैसे आपके पास चाइना है, जैसे आपके पास रशिया है, जैसे आपके पास नॉर्थ कोरिया है। यानी ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पे सारे का सारा जो कंट्रोल है वो आपके पास वो आपकी स्टेट के पास होता है या गवर्नमेंट के पास होता है, उसे हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। जिसमें इंडिविजुअल डिपेंडेंट ऑन द स्टेट के साथ इंडिविजुअल्स है अपनी सारी की सारी जो फूड है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेट उसको प्रोवाइड करती है। दूसरी साइड पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, स्टेट का रोल मिनिमल होता है कि ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस इट, लीविंग द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू मार्केट। कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम करता है और इसका कोई काम नहीं होता। जबकि दूसरी साइड पे मार्केट में जो कमांड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हर चीज को डिटरमाइन करती है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी सप्लाई होगी, कितनी डिमांड होगी, प्राइसिंग लेवल्स भी वो फिक्स करती है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं जी, वो इकोनॉमी को मेजर करते हैं, जीडीपी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, प्राइसेस को स्टेबल करते हैं। देन उसके बाद जो है वो ये सारे के सारा डेटा की बेस पे इंश्योर करते हैं कि जी डेटा को स्टडी करते हैं और इकोनॉमी को देखते हैं कि उसको बेस्ट स्टेट की तरफ किस तरह लेके जाया जा सकता है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है कि ये एक स्टैटिस्टिक होती है अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान की 5% जीडीपी ग्रोथ है, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1600 है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है जो कि हमें बता रही है ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ की। ये हमें अलाउ करती है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और इसकी बेस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि जी अब जीडीपी इतना है तो नेक्स्ट ईयर इतना होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप सुनते होंगे कि जी 5 साल बाद आपके पास इकोनॉमी की हालत ये होगी, 6 साल के बाद इकोनॉमी की ये हालत होगी। सो दिस ऑल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दोज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसकी जो हम बिजनेस साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है इसको हम वेरियस इंडाइसेस, अर्निंग्स रिपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक समरीज, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, देन उसके बाद स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, देन उसके बाद ये जो आईपीआरआई की वीकली जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास इकोनॉमिक इंडिकेटर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसको हम कहते हैं, इसको सिंपल वैल्यूज सिंपल डेफिनेशन अगर हम इसकी करें, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड।
तमाम गुड्स, वो क्या थी, मटेरियल थी, जिसमें कंज्यूमर गुड था और कैपिटल गुड था, और सर्विसेज जो कि एक कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम में प्रोड्यूस होती हैं विद इन द बॉर्डर्स। यानी इसमें हम, यहाँ पे आपने याद रखना है कि फॉरेन रेमिटेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। सो इसको हम कहते हैं जीडीपी। इसको यूजुअली जो है एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, बट सम टाइम्स इसको क्वार्टरली बेसिस पे भी किया जाता है। ये हमें प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट इन अ स्पेसिफिक पीरियड। कि आपके पास इकोनॉमी की जो साइज कितना है, ग्रोथ कितना है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसको नॉमिनल बेसिस पे भी किया जा सकता है, रियल बेसिस पे भी, जो कि इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। इसका फार्मूला आपके पास ही, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। इसको देख लेते हैं। सी आपके पास क्या है, पर्सनल प्लस पब्लिक कंजम्पशन। जितनी भी आपकी पर्सनल और पब्लिक कंजम्पशन है, उसको हम सी से डिनोमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद जी से क्या, आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है पेज पे। उसके बाद आपके पास जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। देन उसके बाद आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। देन ये जो एन एक्स है, इज इट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो इस सारे को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जीडीपी बन जाएगा। उसके बाद आपके पास जीएनपी आ जाता है। यहाँ पे आपके पास टोटल जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, अब वो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे हैं, उसको हम जीएनपी में काउंट करते हैं। जीएनपी और जीडीपी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि हम इसमें ये कहते हैं कि जी आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनको भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो इस तरह इससे हमें पता चलता है कि अब जितनी जीएनपी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे लोग पूरी दुनिया में ज्यादा फैले हुए हैं, और हमारे जो इंटीग्रेशन है इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू। अब पाकिस्तान की अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये आपके पास एक चार्ट है। 2020 में आपकी माइनस में थी, देन 2021 में आपकी 5.6 थी, दैट वाज अबाउट द पीरियड ऑफ कोविड। देन उसके बाद आपके पास 4% है, एंड देन अभी जो आपके पास वर्ल्ड बैंक की ये है, उसमें उन्होंने 4.5% प्रिडिक्ट की हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेट्स सी किस तरह ये अनलेवल होती है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम आ जाती है जी आपकी। पर कैपिटा इनकम इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन नेशन और जियोग्राफिक रीजन। ठीक है, कि यानी एक बंदा जो एक जियोग्राफिक रीजन में जितने पैसे कमा रहा है, उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम। इससे हमें क्या पता चलता है, पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलता है कि उसकी इनकम कितनी है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी कितना है। अब यूएस में पर कैपिटा इनकम अगर $50,000 है और यहाँ पे $2,000 है, तो आपके पास जमीन आसमान का फर्क है। और इसको डिवाइड कैसे किया, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कंट्री की टोटल नेशनल इनकम यानी जीडीपी डिवाइडेड बाय उसकी पॉपुलेशन। तो आपके पास टोटल पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। जैसे ये आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम, ये चार्ट है जी। इसमें ये हमारा चार्ट शुरू होता है, और अभी पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम 2021 में थी, वो $1,537.9 थी। यहाँ पे ये पीक पे आपके पास 1600 डॉलर तक 2019 के अराउंड गई थी, लेकिन उसके बाद फिर लॉस पे आई, फिर जो है वो ऊपर गई। उसके बाद जी नेक्स्ट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं, वो आपके पास इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, एंड परचेजिंग पावर है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड, कि एक स्पेसिफिक पीरियड में आपके पास जो प्राइसेस में इंक्रीज होता है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको ब्रॉडली हम अगर किसी मुल्क में देखना है कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो हम इसमें ब्रॉडली जो इसमें इंडिकेटर्स लेते हैं, वो है इंक्रीज इन प्राइसेस और इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री। और उसके बाद क्या है कि डिफ्लेशन एक और फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ से कोई ए प्रोडक्ट दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब होता ये है कि वहाँ पे ड्यू टू मार्केट पैराडाइम्स हमारा प्रोडक्ट 100 रुपए का है, लेकिन हमारी मेजर एक्सपोर्ट ये है। अब दुनिया में वो ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वैल्यू अगर आपके पास 60 पे आ जाती है, तो उससे क्या, उसे हम फिनोमेना को कहेंगे डिफ्लेशन।
जिसमें आपके पास प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है या फिर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद परचेजिंग पावर, एक किसी भी बंदे की पावर है जो कि जिसमें वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है विद यूनिट करेंसी, यानी 1 रुपए में हम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, ये पाकिस्तान की परचेजिंग पावर है। अब जैसे आप पाकिस्तान और यूएस की अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है आपके पास। ये आप इन्फ्लेशन रेट देख सकते हैं जी, ये 10.7 था, फिर 8.9, अभी जो है वो अभी जो मंथली चल रहा है वो आपके पास डबल डिजिट 40% के अराउंड चल रहा है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 में अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक 8.5% पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपके पास ये आ जाता है नेक्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर, ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। अब ट्रेड डेफिसिट क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री ए है, अब इसने पूरी दुनिया में ट्रेड करनी है। अब ट्रेड करने के लिए इसको कहाँ से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के एक आपने नाम सुना होगा कि वहां पे हम पैसे पड़े होते हैं। अब डेफिसिट क्या है कि आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो गई हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, इसे हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। और सरप्लस क्या है आपके पास, इंपोर्ट्स आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो गई हैं और इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस। ये मैंने आपको बता दिया। अब पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है अभी 43.334 बिलियन जो है वो हो चुका है एज कम्पेयर टू द सेम इन 2020 एंड 21, कि उस टाइम पे 27.42 बिलियन डॉलर था और अभी ये जो रिसेंट इसके है वो 43.334 तक पहुंच चुका है, विच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट एवर ट्रेड डेफिसिट फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। A statement records all the monetary transaction made between residents of a country and the rest of world during any period। क्या आपने, क्या है कि आपने पूरी दुनिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं आपसे अगर आपको बताऊं कि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट होगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब भी हम यूज करते हैं ट्रेड डेफिसिट का नाम, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के साथ ही यूज कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि दीज टू आर इंटरलिंक्ड। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है कि इज अ गॉज ऑफ नेशन टैक्स रेवेन्यू रिलेटिव टू साइज ऑफ इकोनॉमी, या टैक्स टू आपके पास जीडीपी आपका कितना है उसमें जितनी टैक्स की कंट्रीब्यूशन है, ये इसको हम कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो। क्योंकि अगर हम जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस टाइम पे देखिए गवर्नमेंट की एक है रेवेन्यू, कि रेवेन्यू भी तो उसने जनरेट करना है ना, तो रेवेन्यू के एक मेजर सोर्स आपके पास टैक्स है। सो ये जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी इकोनॉमी की हेल्थ ज्यादा होगी, और जितनी भी दुनिया में एडवांस कंट्रीज हैं उनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज बीन एस्टिमेटेड एट 10.8% फॉर द फिजिकल ईयर 21-22 एज अगेंस्ट द रेशियो ऑफ 8.5% इन द प्रीसीडिंग, यानी पिछले पिछले साल, जो कि लोएस्ट है। और इसमें भी आपके पास टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स ही नहीं फुलफिल होते। जो आइडियली है वो आपके पास 15% से ज्यादा होनी चाहिए जितनी भी बेस्ट इकोनॉमीज है। उसके बाद आपके पास डेट एंड लाइबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें आपके पास एक तो डोमेस्टिक डेब्ट होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट। देन उसके बाद जो एक आपके पास एक्सटर्नल डेट होता है उसे हम कहते हैं, आपके पास जैसे आईएमएफ है या इस तरह के दूसरे वर्ल्ड बैंक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हमने पैसा देना होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डेट। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? अब क्या हुआ कि आपकी गवर्नमेंट है उसकी इनकम जो है वो कम होगी स्पेंडिंग से। अब जब इनकम कम होगी स्पेंडिंग से तो आपका जो बजट है वो डेफिसिट में चला जाएगा, इसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और ये कब होता है? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बियॉन्ड मीन्स होती है, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है कि आपके पास रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा। जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के दरमियान ये डेफिसिट आता है तो वो गवर्नमेंट आपकी जाती है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल
एंटिटी के पास कि उसको लोन दे और इसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। जिस तरह अब ये गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है increases than the actual taxes it collected on spending. Expenditure exceed than the collected revenues. The accumulation of budget deficit over time result in cyclic debt. जितना आप बजट का डेफिसिट होगा, आप क्या करेंगे, उसके लिए लोन लेंगे। ठीक है। फिर उस लोन को पे करने के लिए, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आपका बजट है, अब इसमें जो लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 150 है, 50 है, 50 आपने क्या लिया, लोन लिया। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो बजट बनेगा वो 150 का बनेगा। उसमें 50 लोन होगा क्योंकि आपने इस पे इंटरेस्ट रेट भी पे करना है, उसको भी रिटर्न करना है। इसको फुलफिल करने के लिए आप मजीद जो है वो आगे जाएंगे। ये लेक्चर के सेकंड हिस्से में हम देखेंगे कि वाई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो इज इम्पोर्टेंट। अब पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट 2021-22 के लिए 5,000 बिलियन है, जो कि हाईएस्ट इन द highest in the record. 9% of gross domestic product, which is the highest and in the history of the country, कि जो आपके पास एक साल की जो जीडीपी का अगर हम कंपैरिजन करें तो आपका 9% है, जो कि हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है। जिसमें मेन इश्यूज हैं एनर्जी और पावर सेक्टर की सब्सिडीज, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिकवरीज, देन उसके बाद सर्कुलर डेट, जो हमने डिफरेंट आईपीपीज जिनको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, उनसे जो हम लेते हैं लेकिन उनको पे नहीं करते, वो आपके पास है। लेकिन क्या है कि आपके पास जो थ्रेश होल्ड है वो आपका 5.5% होना चाहिए, लेकिन देखें कि हम 9% पे चले गए। इतना ज्यादा पाकिस्तान का बजट डेफिसिट है, इसे फिजिकल डेफिसिट भी कहा जाता है। लेकिन जो आपके पास बजट डेफिसिट और नेशनल डेट में डिफरेंस होता है, नेशनल डेट जो है वो टोटल डेट होता है जो आपने पूरा ओवर टाइम लिया होता है। उसके बाद जो बजट डेफिसिट होता है वो एक 1 ईयर के लिए होता है। तो ये इसमें आपने जो डिफरेंस है वो याद करना है। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ग्रॉस डेब्ट टू जीडीपी, ग्रॉस डेब्ट टू बी 72.1% ऑफ जीडीपी है, कि हम अभी 71.3% जो हमारा जीडीपी का है वो डेट है। द ग्रॉस पब्लिक डेट stood at 44.4 trillion by the end of March 22, according to SPP data. During their previous 5 year stints in power, PMLN has added around 10 trillion and the PP RS 8 trillion to the debt. तो अभी जो recent गवर्नमेंट है उसने 14.4 ट्रिलियन जो है वो, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने बजट डेट में ऐड किया था। टोटल अभी आपके पास जो पब्लिक डेट है, इट स्टैंड एट 44,366 billion at the end of 22, by having ballooned by 4,500 billion over the first 9 months of outgoing fiscal years. Public debt sourced by 18 trillion. PTI government on average added 14.2 billion per day to debt in 3.5 years. कि आपके पास पर डे उन्होंने 14.2 बिलियन डॉलर पर डे में ऐड किया, जबकि पीएमएलएन और पीपीपी ने एडेड नियरली 18 ट्रिलियन टू द पब्लिक डेट इन 10 years। लेकिन उन्होंने आपके पास जो है वो टोटल 4,500 बिलियन जो है वो इसमें ऐड किया है इन जस्ट 1 ईयर। उसके बाद ये आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाते हैं, जिनमें आपके बैंक नोट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। इससे क्या होता है कि ये किसी भी गवर्नमेंट के पास बैकअप फंड्स होते हैं। इफ द नेशनल करेंसी डी वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं, वहां से पैसे उठाते हैं और इधर दे देते हैं ताकि हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल रहे। ये इनको शॉक अब्जॉर्बर भी कहा जाता है। अगर ये जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन जो अभी 1.90 अ डे है, डॉलर अ डे है, इज द थ्रेशोल्ड दैट डिटरमाइंस वेदर समवन इज लिविंग इन पॉवर्टी।
द लाइन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स नीडेड टू सस्टेन एन वन अडल्ट। एक बंदे को एक दिन में जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं टू सस्टेन, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। फिर एक्सचेंज रेट ये होता है आपके पास कि किसी भी एक करेंसी की, जैसे अब पाक रुपए की 1 यूनिट करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यू, जो कि डॉलर के मुकाबले में जिसको कंपेयर किया जाता है और उसको उसकी वैल्यू असेस की जाती है। फिर स्टॉक मार्केट आपके पास वो एरिया होता है जहाँ पे सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और वहीं से उसको जो है वो ओवरलुक किया जाता है। इंटरेस्ट रेट ये एक लैंडिंग पॉलिसी होती है आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, कि जिसमें आपके पास कोई भी लोन अगर लिया जा रहा है तो उस पर इंटरेस्ट रेट को फिक्स किया जाता है। अगर डिफरेंट इकोनॉमीज जिनमें कुछ पावरफुल और कुछ जो वीक इकोनॉमीज हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक नीड्स इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी आप एक्टिविटी को ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट को क्या रखेंगे, लो रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बोर्रोइंग हो, प्राइवेट एजेंट्स लें और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक हेल्थ यानी आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, डबल डिजिट्स में लेके जाते हैं, ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा रहे, लोग सेल्फ हेल्प की तरफ ज्यादा जाएं, और इसे कहते हैं मॉनिटरिज्म। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी एक पीरियड में जो बाहर से जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही होती है उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका करंट अकाउंट स्टेटस आता है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस इंपोर्ट्स के, यानी करंट अकाउंट आपके पास जो ट्रेड का जो ट्रेड माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद दो पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। इनके थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट और एक यूज की जाती है बाय गवर्नमेंट और दूसरी की जाती है बाय सेंट्रल बैंक, ताकि इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सके। और अगर इन दोनों को अगर सही से यूज किया जाए तो इकोनॉमी जो है वो आपकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है ओनली बाय यूजिंग दीज पॉलिसीज टुगेदर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे फॉर एग्जांपल, फिजिकल पॉलिसी इज व्हेन आवर गवर्नमेंट यूजेस इट्स स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग पावर्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। कि हमारी जो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके पास टैक्सिंग की पावर है। फॉर एग्जांपल वो टैक्स ज्यादा लगा देती है, स्पेंडिंग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है ऑफ इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी से क्या होता है कि वो गवर्नमेंट डिमांड को इंक्रीज भी कर सकती है, उसके बाद उसको कम भी कर सकती है, और ये पर्टिकुलरली यूजफुल होती है इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जो कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कंड्यूसिव होता है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास इकोनॉमी जो है वो आइदर इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे उसमें अफेक्टेड होती है। लेकिन इसको बनाना बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप है। फॉर एग्जांपल, अब एक कंट्री है, वो टैक्सिंग पावर कम कर देती है लेकिन उसको टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा करने की जरूरत है, और उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास बजट डेफिसिट आ जाएगा। जब बजट डेफिसिट आ जाएगा तो आपके पास वो नेशनल डेट की तरफ जाएगा। सो एज अ रिजल्ट क्या है कि गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, यानी जो आप टैक्स कितना लगा रहे हैं, आप उसके बाद एक्सपेंडिचर को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ओवरऑल जो मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी है वो बड़ा एक बड़ा क्रूशल रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है। पॉलिसी इन विच गवर्नमेंट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन नेशन थ्रू सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब ये क्या करता है कि आपके पास जो लोन पे मनी देती है उस पे इंटरेस्ट रेट को सेट करता है, ताकि सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल, जब इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी होगी तो आपके पास सेंट्रल बैंक है, वो आपके सेंट्रल बैंक आपके पास क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देता है। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा बॉर्विंग होती है और मनी सर्कुलेशन में चली जाती है। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है कि अगर पैसा इतना ज्यादा नहीं है तो क्या करता है कि उसके पास जो बैक एंड पे फॉर एग्जांपल गोल्ड एक रिसोर्स कंसिडर किया जाता है, उसको यूज करते हुए वो उसको मद्देनजर रखते हुए मनी को प्रिंट करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। So, इससे हम कहते हैं मॉनेटरी। This was all about the basics of
बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और जो उनको समझना